सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मशहूर कहावत है कि चीज़ें गलत नहीं होती, चीज़ों का इस्तेमाल गलत होता है। स्मार्टफोन है लेकिन इस्तेमाल गलत, इंटरनेट है लेकिन इस्तेमाल गलत, फैशन है लेकिन इस्तेमाल गलत, कानून है लेकिन इस्तेमाल गलत, और तो और पोजीशन होती है लेकिन इस्तेमाल गलत। इस चीज़ की तमाम तर जिम्मेदारी बतौर कौम हम सब पर आयद होती है, उन सब पर जो पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम का मुलजिम जहाज पकड़ता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। एहतसाब के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो एहतसाब करने वाले को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कानून को इतलाक करने वाले लोग अगर गलत बयानात देते हैं तो उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, उनकी हमदर्दी के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। भरे चौक के अंदर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, लेकिन मुल्जिम को छुड़ाने की कोशिश करने वाले वकील ज्यादा मेहनत लगा रहे होते हैं बजाय इसके कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग किया जाए। इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क का अलमिया है, तभी तो रात के अंदर खुली सड़क के ऊपर एक खातून बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बन जाती है। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क के अंदर हो नहीं सकता है। व्हाइट कॉलर क्राइम से लेकर कत्ल के इल्ज़ाम तक और कत्ल के इल्ज़ाम से लेकर इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम तक हमारे यहाँ कवानीन से लेकर पोजीशंस हमेशा से गलत इस्तेमाल होती रही हैं और इस्तेमाल होती चली जा रही हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैंग द रेपिस्ट। हैंग द रेपिस्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, किससे मुंसफी चाहें। ऑन द डिबेट टुनाइट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। मैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को स्टूडियोज़ में वेलकम कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खातून ज़्यादती केस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नोटिस और CCPO की विक्टिम शेमिंग, योर इनिशियल रिमार्क्स ऑन दिस। देखिए, बड़ी एक तो बहुत दर्दनाक वाक़या है और बजाय हमदर्दी के और मुजरमान को पकड़ने के जो पुलिस अफसर जिम्मेवार हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ, जो भी शख्स हैं, उमर शेख जी, उनका जो रवैया कम से कम TV पर आया है बहुत गैर मुनासिब है और ऐसे अफसर को ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये हुकूमत के काम है, लेकिन जो उस शख्स का रवैया, उसको जवाब देना चाहिए कि बजाय आप मुजरमान को पकड़ने के, आप जो विक्टिम हैं उनको कह रहे हैं कि कभी कहते हैं आप फ्रांस से आए हैं, कभी कहते हैं रात को निकलना नहीं चाहिए था, कभी कहते हैं पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा है, मोटरवे पे लेना, मतलब बहुत ही एक पुलिस अफसर मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना। तो अब बहरहाल पूरी हुकूमत का यही हाल है, ना वज़ीर आला की तरफ से कोई बात आई मुनासिब, ना हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से, जो हर छोटे मामले पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, कोई शख्स नहीं बोला। अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते और आपके अहद में ये वाक़या हुआ होता, इस तरह का दर्दनाक कर्बनाक वाक़या पूरी सोसाइटी हिल कर रह गई है, आप क्या डिसीजन लेते? जी, इमीडिएटली आपने एक तो इजहार हमदर्दी करना होता है, फिर आपने उन मुजरमान को पकड़ना होता है, उसकी कोशिश होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए और पूरे माशरे को बताना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो, मुजरमान को हम छोड़ेंगे नहीं और हमारा ये जिम्मेदारी थी, इसमें हम नाकाम हुए। यहाँ तो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार कोई नहीं है। लॉलेसनेस की वजह पुलिस का पोलिटिसाइज होना है या मामला ऐसा है कि कानून का इतलाक ही नहीं कर पाते हम लोग? देखिए, ये प्राइम केस है कि एक पुलिस अफसर जो इनसबऑर्डिनेट है, जो अपने IG के खिलाफ बयान देता है, IG रिज़ाइन करके चला गया, तो अब उसकी जो फ़र्ज शनासी है या प्रोफेशनलिज्म है वो भी सामने आ गया कि वो शख्स एक इतने दर्दनाक वाक़े को, जिसमें पूरा
पाकिस्तान शर्मिंदा भी है, परेशान भी है, उसके बारे में कोई हमदर्दी की बात भी ना कर सका, कोई मुजरमान को कैफरे किरदार पर पहुंचाने की बात भी ना कर सका, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और लेकिन हुकूमत खामोश बैठी है, टस से मस नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक खास तबका मुसलसल तबाह आजमाई कर रहा है और एक ही तरह की तबाह आजमाई है। वो कहते हैं कि सिर्फ CCPO को विक्टिमाइज करने के लिए नून लीग सियासी चाल चल रही है, अपने कार्ड्स प्ले कर रही है। ये जो लोग ये बातें करते हैं उनकी ज़हन की अक्कासी करता है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। सजा ये अफसोसनाक ज़हनियत है। हाँ, मैं इसीलिए तो आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये बात आप तक ना पहुँची हो, हम तक तो पहुँच रही है। सज़ा क्या होनी चाहिए रेप विक्टिम की और ज़्यादती केसेस के मुल्ज़मान की? पाकिस्तान का तो अलमिया है और इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर वाक़यात होते हैं और वाक़यात होते तर चले जाते हैं, उसके बाद सानिहात में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सज़ाएँ नहीं होती। सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ाएँ मौजूद हैं, कानून में मौजूद हैं, सख्त सज़ाएँ हैं, लेकिन पहले आपको पकड़ना पड़ेगा। पहले आपको इस बात का तहैया करना पड़ेगा कि हमने मुजरमान को पकड़ना है, हमने जो जिसके साथ वाक़या हुआ है उसकी सरजनिश नहीं करनी। फिर आपने स्पेशली ये विमेन पुलिस स्टेशन बनाए गए थे ऐसे मामलात के लिए, क्या वो हरकत में आए हैं? मैंने अभी तक पुलिस तरफ से कोई खातून भी टीवी पर आकर इस मामले की बात करते हुए नहीं सुनी। बड़ी बड़ी अफसरान हैं, ASPs भी हैं, SPs भी हैं इस वक्त पुलिस में, लेडी कोई खातून नहीं आई। पूरी दुनिया में इन मामलात को अब एक स्पेशल तरीके से डील किया जाता है। ये क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी हैं, तो यहाँ पर तो बिल्कुल एक यानी पुलिस क्राइम मालूम होता है, क्राइम समझती नहीं है इस बात को। क्राइम समझती नहीं है या बहुत ज्यादा समझती है? दो ही चीजें हो सकती है ना सर। देखिए बात बड़ी मुल्ज़िम छूट जाता है, पता नहीं चलता, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होती। पाकिस्तान परेशान है। नहीं, वो तो क्राइम, देखिए दूसरे क्राइम भी हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है, एक ऐसा वाक़या जो कम से कम एक इस्लामिक सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और इसकी पुलिस को कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द इनको पकड़ना चाहिए। अब फांसी की सज़ा आपके ख्याल में दुरुस्त है? रेप केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा जाए, उसके बाद फांसी की सज़ा, आप इसके हक़ में हैं? नहीं, मैं इसके हक़ में हूँ या ना हूँ, ये कानून क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसके लिए लाइफ सेंटेंस तक है, और अगर कत्ल हो तो फिर शायद उसके लिए सज़ाए मौत होती है, जो कि कसूर के वाक़े में आपको याद होगा जी, ज़ैनब मर्डर केस। जी। तो सज़ाएँ ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ही दी जाएंगी, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, अगर इस वाक़े से ये बात डिबेट आती है कि सज़ा में तब्दील होना ज़रूरी है, तो इस पर यकीनन मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात में सज़ाए मौत अगर समझा जाता है तो मुनासिब एक सज़ा है, ताकि डिटरेंस पैदा हो सके। बासी साहब, अगर कानून में तब्दीली लाने के लिए कोई पेशरफ्त होती है, गवर्नमेंट के ही हलकों से आवाज़ उठ रही है कि रेप केसेस के जो मुल्ज़मान हैं या इन केस ज़्यादती के जो केसेस हैं उनके मुल्ज़मान हैं, उनको सरेआम चौक पे लटकाना चाहिए, अगर इस तरह का कोई बिल आता है तो आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे? सरेआम की गुंजाइश हमारे कानून में नहीं है। सरेआम होता है डिटरेंस के लिए। यहाँ पर तो आप मुझे ये बताएं कि कितने मुल्ज़मान को आज तक ऐसे केसेस में आप सज़ा दे सकें? आप हैरान हो जाएंगे। आप बताएं कितने? शायद कोई भी ना हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान तो वो इस्लामिक रिपब्लिक है। सज़ाए मौत तो बहुत बाद की बात है। आप किसी को ना पकड़ सके ना सज़ा दे सके, आप सज़ाए मौत की बात करते हैं। यहाँ तो एक पकड़ा कोई नहीं जाता। आप अब रवैया देख लें पुलिस का कल से, कि मैंने कोई लफ्ज़ नहीं सुना किसी से कि जी हम तहकीक कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। हर जगह कैमरे मौजूद हैं, पता चल सकता है कहाँ से वो गाड़ी आई जो पीछे आई, कैसे आई, क्या हुआ। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये सबसे अजीब बात है। वो कहते हैं कैमरे वहाँ थे नहीं, और वो जो एरिया है वो एरिया मोटरवे पुलिस के अंडर नहीं आता। ये अजीब सी मंतक है, और उन्हीं टोल से गुजरकर पब्लिक टैक्स पे कर रही होती है। जी देखिए, हर टोल के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग। ज्यूरिसडिक्शन बाद में आती है। ऐसे वाक़े में तो पहले आप इज़हार हमदर्दी करते हैं, जो विक्टिम होता है उसको कंफर्ट देते हैं, उसके मदद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रॉमा है।
तो लेकिन यहाँ पर तो वो बात ही नहीं है। यहाँ पर तो जुरिडिक्शन की बातें हो रही हैं, कभी सोसाइटी की बातें करते हैं, कभी फ्रांस की बातें करते हैं। अजीब रवैया है पुलिस। आपको पता है कि मुद्दई ने कह दिया है कि मैं तो इस बंदी को पहचानते ही नहीं। वो बंदा साहिबजादा शहजाद जिसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने खातून को पहचानने से इनकार कर दिया है। जी, ये इससे बड़ा अलमिया सोसाइटी का हो सकता है? ये यकीनन देखें, जब भी ऐसे वाकयात होते हैं, ये बात होती है हमेशा पुलिस के दबाव से होती है। बदकिस्मती से ऐसे मामलात में पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस देखें, अगर मुद्दई हट गया है इसका मतलब पुलिस के दबाव से ही हटा होगा, किसी और दबाव से तो नहीं हटा ना। अगर उसको मुल्ज़मान से खतरा है तो बता सकता है। ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं ये सारी चीज़ें। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स सर। आपकी पार्टी के कायद को मफरूर या इश्तिहारी करार दे दिया गया। कैसा लगता है आपको जब आप सुनते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म, उनको मफरूर करार दे दिया गया? को हाईजैकर भी करार देते हुए देखा है, उनको मफरूर भी करार दे हुए देखा है। ये लोग इन चीज़ों को कबूल नहीं करते, तारीख इन चीज़ों को कबूल नहीं करती। हकीकत लोग जानते हैं, हकीकत तारीख भी जानती है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि ये इल्ज़ामात लगाने वाले ही बदनाम होते हैं और ज़लील ख्वार होते हैं। ये तारीख बताती है, आप देख लें सारे मामले को। एक सवाल ये भी उठा कि अगर वो बीमार हैं तो अस्पताल क्यों नहीं जाते, घर पे क्यों हैं, उनके डॉक्टर अमेरिका में क्यों हैं? इसके जवाबात भी वहाँ पर आए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सवाल तो वैसे वैलिड है बाय द वे? ये महल, अगर आप जिस तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट होती है, हमारे मुल्क में ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं, वहाँ पर अभी 3 सर्जरीज बाकी हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट थी वो हो रही है। वो क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, दवाई देते हैं, घर आ जाते हैं। वहाँ पर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। अब जब उनकी सर्जरीज हो जाएंगी, शेड्यूल पे आ जाएंगी, तो उसके बाद वो 1 दिन पहले दाखिल होंगे, अगले या उससे अगले दिन सर्जरी होगी और 2 दिन में घर आ जाएंगे। मियाँ साहब सरेंडर करेंगे? बिल्कुल सरेंडर की गुंजाइश नहीं है। वो यहाँ पर बेल पे गए हैं, सस्पेंशन और सेंटेंस है। जैसे ही इलाज मुकम्मल होता है वापस आएंगे और जेल चले जाएंगे। तो आप भूल जाते हैं कि वही आदमी है जो 2 साल पहले लंदन में ही था, वो सब बीमार नहीं थे। जब आपने कन्विक्ट किया तो यहाँ आकर जेल चले गए थे। तो इस वक्त बीमार हैं, इलाज कराएंगे जिसके मकसद के लिए आपने छोड़ा है, और मुकम्मल इलाज करा के वापस जेल चले जाएंगे। लेकिन उनका जो आने का था वो मेरे ख्याल में दिसंबर तक उनको आ जाना चाहिए था। और अगर दिसंबर 2019 नहीं, ये मुमकिन नहीं था। देखिए, आप डॉक्टर की रिपोर्टें पढ़ लें ना। हम डॉक्टर, ये हर आदमी पाकिस्तान में डॉक्टर है, हर आदमी इस पे बहस करता है। डॉक्टर की रिपोर्टें किसी ने नहीं पढ़ी? क्या ये कोई सड़क पे बैठे हुए डॉक्टर हैं? ये अपने शोबे के बेहतरीन डॉक्टर हैं दुनिया की, उनकी रिपोर्टें पढ़ लें। तो मुश्किल होती है अंग्रेजी में रिपोर्ट पढ़ना? नहीं, हमें पढ़ने में मसला नहीं है। नहीं, आपको नहीं, जिनको आपने देनी है ना, वो इल्जामात पे इल्जामात लगाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं है। हर आदमी इल्जाम लगा रहा है। इल्जामों से बात नहीं बनेगी। एक शख्स की जहाँ पर सेहत और जान का मसला हो, उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। वो ये इस किस्म की मुल्क के मामलात, मुल्क के मसाइल और बहुत सारे हैं। वैसे आपकी उनसे बात होती है? सेहत कैसी है उनकी, मियाँ साहब की? नहीं, मेरा उनसे रब्ता हो जाता है जी। देखिए, सेहत उनकी, डॉक्टर, आपने डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं, वो ठीक है, क्या रिपोर्ट अपनी जगह पे, आपकी इन पर्सन बात हुई। बाकी सब रिपोर्टें छोड़ दें, उसके जो सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें और किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा दें जी। ये वो चीज़ें जो डॉक्टर्स ने लिखी हैं, ग्रेव इलनेस, स्ट्रांगली एडवाइज, सीरियस ये बहुत सीरियस मामला, क्रॉनिक। इसमें ये सियासत को जरा ये थोड़ी, बहरहाल जो लोग एक रेप विक्टिम से हमदर्दी नहीं कर सके, उनसे हमें हमदर्दी की तवक्को नहीं है। वैसे सीरियसली स्पीकिंग के ये जो रेप विक्टिम वाला मामला और इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसके ऊपर हमें अफसोस होता है। ये रवैया है, ये आज की हुकूमत का रवैया है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। इनका मुल्क के अवाम के साथ यही रवैया है, अपोजिशन से यही रवैया है, बेगम कलसूम के साथ भी यही रवैया था, आज नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही रवैया है। यहाँ कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है, यहाँ कोई इखलाकी कदरें नहीं है। यहाँ तो बस एक पॉइंट स्कोरिंग है। टीवी पर आकर हर आदमी वजीर बात करे, वज़ीर-ए-आज़म बात क्या करता है, उसके वजीर बातें क्या करते हैं, ये मुनासिब बातें नहीं। मैंने कम से कम पाकिस्तान की सियासत में चीज़ पहले नहीं देखी। अब ये आ गई, अब दाखिल हो गई, कम से कम नया पाकिस्तान ये ट्रेंड मुतारिफ करा चुका है। ये आपको भुगतना पड़ेगा। अब ये आपने जो माशरे को तरबियत दे दी है ना, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जो काम आप करते हैं
वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो ये होता है, एज यू सो सोशल यू रीप। हो रहा है आजकल। मियां साहब की वापसी का क्या इम्कान है सर, कब तक? इलाज 3 एनी एक्सपेक्टेड डेट? मैं नहीं, डॉक्टर्स का ये सिर्फ डॉक्टर्स बताएंगे, कोई ना मैं बता सकता, मियां साहब भी नहीं बता सकते। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कमिश्नर जाकर वहाँ पर पता करके हमें हकीकत बताए। ये हुकूमत ने तकलीफ गुजारा नहीं की, तो अब जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट उसी पर रिलाई करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि दिसंबर 2020 में नून लीग के अंदर से एक शीन लीग निकलेगी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर सी जो रेलवे वजीर है, अच्छा आप उनको नहीं जानते? नहीं, मैंने सुना हुआ है, इसी शहर के थे, आपकी पार्टी का हिस्सा थे, इसी जमात में होते थे। हाँ जी। तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे उनसे मशवरा है कि रेलवे चलाएं। अच्छा, ये रेलवे को बेहतर करें, जो हालात रेलवे के उन्होंने कर दिए हैं। एक सियासत का परमानेंट खिलाड़ी हैं वो, ये आपको मानना पड़ेगा। इतने अरसे से वो जितने पुराने सियासतदान आप हैं उतने ही पुराने। मैं सियासत को खेल नहीं समझता, मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ। उनकी जिम्मेदारी रेलवे की है, रेलवे चलाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नून के अंदर में से शीन निकल रही है या कोई नून लीग नवाज शरीफ बखेरा हो रहा है। नवाज शरीफ इसके लीडर हैं, कोई और बखेरा नहीं है। ये जिसको अवाम कबूल करते हैं वही लीडर होता है। सब मफरूज हैं? मफरूजे नहीं, ये तो देखिए सियासत में ये सस्ती शोहरत की बातें अक्सर लोग ये किया करते हैं। मैं चीज़ों पर ना तवज्जो देता हूँ, उन्हें अहमियत देता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये सारी गेम या उनकी जो एडिटेशन की सियासत है सिर्फ लंदन जाने के लिए कर रही है, उनको लंदन जाना मकसूद है। ना भेजें मैं क्या कह सकता हूं? इससे एक और बात भी निकलती नहीं, यही वो मौजूद थे जो पहले कह चुके हैं कि मियां साहब को लंदन भेजने में हमारा मतलब कह चुके हैं कि मियां साहब लंदन हैं, तो वो क्या कर गए हैं, गारंटी देकर गए हैं। वज़ीर आज़म भी काम करने के बजाय बयान देता है, वजीर भी अपना काम करने के बजाय सियासत करते रहते हैं, मुख्तलिफ बयान देते हैं, जिसका ताल्लुक नहीं है। हर आदमी अपने काम से मतलब रखे, अवाम की मुश्किलात कम करे। अवाम की मुश्किलात कम हो रही है ना सर, अब IMF ने कह दिया मजीद महंगाई करें आप। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो हुकूमत खुद नाकाम हो चुकी है वो आज तरह तरह के बहाने ढूंढ के अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आप 75 रुपये के आटे से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप 110 रुपये की चीनी से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप 25 रुपये की बिजली के यूनिट से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप बेरोजगारी से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप एक तबाह शुगर माफिया रिपोर्ट से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। अभी तक आपके सामने है चीज़। जी जी नहीं, जब वो कमीशन बना था तो 65 रुपये की थी चीनी जी, और आज 110 की हो गई। देख लें हमारे कमीशन का कमाल है जी, ट्रुथ कमीशन का। ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें अवाम के मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी है। ये बातों से काम नहीं चलेगा सर। बातें तो बहुत होती हैं। अब शहबाज गिल मुसलसल एक ही बात कह जा रहे हैं कि जी प्लेटलेट्स का मसला नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टों के ऊपर बना कर पेश कर देते हैं मियां साहब और मियां साहब की टीम। हम मियां नवाज शरीफ साहब को लाकर ही छोड़ेंगे मुल्क से बाहर से। तो अब वो कहते हैं कि हम बरतानिया से रब्ते कर रहे हैं और 10 और चीज़ें। आप ये कौन था? नहीं जी, कौन? शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल मैं पता नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? क्या उनका क्या डेजिग्नेशन है? डेजिग्नेशन एडवाइजर होंगे, ऐसे PM लग गए होंगे, ऐसे PM इतलात। यकीन करें इतने ऐसे PM हैं कि खुद वजीरों को नहीं पता कि आदमी ऐसे PM है। मैं आपको आप पूछ लें वजीरों से, एक वजीर ने बयान भी दिया है, तो जब आप काबीना के टेबल पे बैठते हैं, हमने लोग कभी देखे नहीं है कि कौन लोग हैं जो काबीना के टेबल पे बैठे हुए हैं। यदि काबीना एक दूसरे को पहचानती नहीं है तो मैं कहाँ से पहचानूंगा? बहरहाल ये उनकी नौकरी होगी शायद। यहाँ नौकर रखे हुए ना जो हुकूमत को अपोजिशन को गालियाँ देने के लिए, तो वो ठीक है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। राइट। अब्बासी साहब सर मौजूद है हमारे साथ। ख्वातीन और जहाँ वक्त ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की 20 सितंबर को एक्सपेक्टेड है, क्या एजेंडा रहेगा और उसमें से क्या निकलेगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज इस 1-on-1 खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को एक्सपेक्टेड है, एजेंडा क्या रहेगा सर? एजेंडा पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का हल, एक नुकाती एजेंडा है और उसी पर बहस, हर पार्टी की अपनी राय है कि क्या हल है।
कुछ समझते हैं इलेक्शन होना चाहिए, कुछ कहते हैं इन हाउस चेंज होना चाहिए, कुछ सड़कों पर आना चाहते हैं। इन हाउस चेंज किस तरह का? इन हाउस में ये एक ऑप्शन है ना। हाँ, एक ऑप्शन है। -1 नहीं, -1 नहीं, इन हाउस चेंज, अदम एतमाद। अच्छा, ओके, इन हाउस चेंज होता है। नाउ आई गॉट योर पॉइंट। तो ये चीजें सब एजेंडे पर होंगी, इस पर बहस होगी और एक मुतफ़िका लाइमल बनाया जाएगा। JUI के अमायदीन को मना लिया गया, आएंगे वो लोग? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब जमातें आएंगी। अच्छी खासी नाराजगी थी ना, तो ये पूछना बड़ा बिल्कुल जरूरी था। तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न भी है। बिल्कुल, मैं इस बात का हमेशा इतराफ़ करता हूँ और मैं ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि वो बात जो फजल रहमान साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद कही थी कि असेंबली में मत जाएं, ये एक मुतनाज़ा असेंबली है, ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इस प्रोसेस में मत शामिल हों। आज हुकूमत ने वो सच कर दिखाई है। हुकूमत ने सच कर दिखाई है। हुकूमत की अपोजिशन की हेल्प से, हुकूमत की रवैये ने मैं समझता हूँ कि जो बात फजल रहमान साहब की थी उसमें आज वजन नजर आता है। ये हुकूमत की कारकर्दगी है। नहीं, आप लोग अब ये फील करना शुरू हो गए हैं कि फजल रहमान साहब ने 2 साल पहले जो कहा था ठीक कहा था? मैं कम से कम मैं ये बात महसूस करता हूँ। आपकी पार्टी के लोग भी महसूस करते हैं? हुकूमत के रवैये ने, मैं देखिए उसमें हमने जो फैसला किया वो दुरुस्त था। हमने फैसला किया कि मुल्क में जमहूरियत चलती रहे, ये प्रोसेस चलता रहे, पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें नजर आता है कि शायद बेहतर तो यही था कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। नहीं, अब आप एक पॉइंट पे आए हैं ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हुए कि 2 साल पहले जो फजल रहमान साहब ने कहा था ठीक कहा था। क्या आपकी लीडरशिप भी इस चीज़ को रियलाइज कर चुकी है? जी, बशमूल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सारा पाकिस्तान रियलाइज करता है कि एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी, जो सिलेक्टेड थी, उसकी बुनियाद ही गलत थी, तो गलत बुनियाद पर बनने वाली चीज़ मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। ये वक्त ने साबित कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वक्त ने फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ को शायद तारीख दुरुस्त करार देगी, वो कि एक सिलेक्टेड प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। खान साहब या उनकी टीम से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों की हुकूमतें जो गुजरी हैं वो अपने दौर की सिलेक्टेड हुकूमतें थी। आप लोग या मौलाना साहब 2 साल पहले जो बात कह चुके हैं उस पर आज आपको महसूस होता है कि ठीक कहते थे। आप लोग कहते हैं कि इनकी हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है, तो हम पब्लिक किसको राइट समझें, किसको रॉन्ग? पब्लिक डिमांड करें कि हमारी वोट को इज्जत दी जाए। जब पब्लिक ये डिमांड करेगी कि हमारी राय को एहतराम किया जाए तो पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलेगा। तो ये वक्त ने अब साबित कर दिया। वोट को इज्जत दो का मुतालबा करवाने वाले खुद आपस में मिले हुए मुत्तहद नहीं, डिवाइडेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल डिवाइडेड, बिल्कुल कोई डिवाइडेड नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी है जी जो ये कहेगा कि अवाम की राय का एहतराम नहीं होना चाहिए, इंटरफियरेंस होनी चाहिए इलेक्शन में। कोई शख्स ये नहीं कहेगा। ये माजी में हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ सबक हासिल करें और आगे बढ़ें, और पाकिस्तान को जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे वहां से आपकी तरक्की का सफर शुरू होगा। क्या पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए पाकिस्तान की तारीख में? लास्ट टाइम भी मेरा आपसे सवाल ये था, बड़ा आपने मंझा हुआ जवाब दिया। 85 के अलावा आपको कभी नहीं लगा कि 85 में भी कम था। हमेशा कुछ न कुछ इंटरफियरेंस इलेक्टोरल प्रोसेस में रही है और ये हमेशा मनफी साबित होती है। लेकिन बासी साहब, आप एक पावरफुल पोजीशन पे रहे, एग्जेक्टिव पोजीशन थी आपके पास, पूरे मुल्क का एक ही बंदा होता है जो देख रहा होता है। आप उस वक्त कोई रिफॉर्म्स कर जाते, अगर आपके पास कम टेन्योर भी था, आप वक्त लगाते। रिफॉर्म सारे मौजूद हैं, रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, रवैये की जरूरत है, सही बंदों और रवैयों की। एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ये सब जो लोग हिस्सेदार हैं इक़्तिदार में, ये उनको सोचने की बात है। आईन मौजूद है, कानून मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी। एस्टैब्लिशमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है तमाम पार्टीज के ऊपर? हमेशा हर दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट होती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे नई बात पाकिस्तान के लिए यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस पर इन्फ्लुएंस है, दैट्स द पॉइंट। उसको खत्म करने की जरूरत है। ये हम सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर हम अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, उस हुकूमत की बुनियाद कमज़ोर होगी, वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकेगी। जिस दिन APC का ऐलान हो रहा था कि 20 सितंबर को होगी, उससे ठीक 2 दिन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची और सिंध पैकेज का ऐलान किया है, और कराची में जाकर किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंध की बड़ी सियासी जमात जो अपोजिशन में भी मौजूद है उसको मैनेज करने के लिए, ताकि वो APC में ज़्यादा खुलकर ना बोले? नहीं, अब मैनेजमेंट की बात नहीं है। जो अपोजिशन में है, आज हर सियासी जमात को अवाम को देखना पड़ेगा कि अवाम क्या चाहते हैं।
अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अवाम हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। हर आदमी अपोजिशन से सवाल कर रहा है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप भी मुझसे पूछते हैं जी अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। बनता ही आपसे यह सवाल और किसी से बनता ही नहीं। मेरे भाई, मैंने 32 साल की सियासत में कभी अपोजिशन ये सवाल नहीं सुना कि अवाम कहे कि हुकूमत एक और है, आप हमारे मसाइल हल करें। ये सवाल कम से कम मैंने इतना ओपनली ना टीवी पर सुना है ना बाजार में। आप लोगों की गुडविल होगी तो पब्लिक से आपसे पूछती है ना। गुडविल नहीं, मायूसी है हुकूमत, मायूसी भी और गुडविल। उन्होंने एक फर्क देख लिया। इससे पहले हमारी हुकूमत थी, उनको महसूस होता है कि 2 साल पहले हमारी जिंदगी बेहतर थी, आज हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। आज हर शख्स महसूस कर रहा है। 20 सितंबर को एपीसी किसकी क़यादत में होगी? एपीसी सारे पार्लियामेंट्री लीडर, कोई तो लीड करेगा ना। होस्ट है, लीड वहाँ लीडर नहीं होता, होस्ट होता है। मतलब 6-7 पार्टियां सारी होस्ट कर रही होंगी, कोई एक बंदा तो होगा जो लीड करेगा। पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, तो वहाँ पर सारे पीपल्स पार्टी होस्ट कर, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। जी जी। शहबाज शरीफ साहब शरीक होंगे इसमें? जी, शहबाज शरीफ शरीक होंगे। आपका नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया? मेरा नाम 1.5 साल से ईसीएल में है। मैं पहले भी 8 साल ईसीएल में, ज्यादा है लगता है। मैं पहले भी 8 साल ईसीएल में रहा हूँ। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? ये तमाशे मैंने जिंदगी बहुत देख लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? फर्क बिल्कुल पड़ता है, ये मेरा हक है, ये इंसाफ के तकाजे हैं। लेकिन इसका नुकसान उन ज़हनियत रखने वालों को होता है जो ये काम करते हैं। ये उनके किरदार की कमजोरी है कि हमसे खाइफ है। तो जो आदमी हक पर चलता है वो बड़ा मजबूत होता है। एपीसी से अगर 1-2 दिन पहले फिर से नैब एक्टिव हो जाती है, लोग उठना शुरू हो जाते हैं, फिर भी एपीसी होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन एनी केस, बाय एनी मीन्स, कुछ भी हो जाए, खत्म हो गया। ये मामला चलते नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू सुना है आपने? इंटरव्यू देते भी हैं मेरे। 2 साल में 2 इंटरव्यू दिए उन्होंने, एक बड़े चैनल को, एक दूसरे बड़े चैनल को। वो आप फिर चला दें तो देख लेते। आज बस नहीं, वो सिर्फ उन्होंने एक जुमला में बता देता हूँ। उनसे पूछा गया कि आपके सीसीपीओ ने ये जो बात की है, इसके बाद इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा जी हमने वाक़े के ऊपर कमेटी बना दी है। 3 दफ़ा सवाल किया गया, एक ही जवाब आया कि वाक़े के ऊपर कमेटी बना दिया। वाक़या कौन सा? ज़्यादती का वाक़या। उन्होंने सीसीपीओ के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। सीसीपीओ उनका असर नहीं है ना, इन्फ्लुएंस नहीं, उनके मातहत नहीं है। कोई और चला रहा है? जी, प्राइम मिनिस्टर ने लगाया ना, खुद कहते हैं मैंने लगाया। सीसीपीओ प्राइम मिनिस्टर लगाया है, उसी सीसीपीओ की वजह से आपने आईजी को हटा दिया। उस्मान बुज़दार इज ए डमी चीफ मिनिस्टर? नहीं, डमी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर तो हैं, इख्तियारात नहीं है। खुद कहते हैं ना, जो सीसीपीओ को इख्तियार ना रखता हो। वज़ीर-ए-आज़म साहब 5 दिन पाकिस्तान चलाते हैं, 2 दिन पंजाब चलाते हैं, बीच में वक्त मिले दूसरे सूबे भी चलाते हैं। तो वो मसरूफ आदमी है। अब्बासी साहब, क्या ब्यूरोक्रेट ज़्यादा करप्ट है या सियासतदान? ये बड़ा वाजबी सा सवाल है मेरा। ये देख लें इस सिस्टम के अंदर, आप देख लें। नहीं, हम तो देख रहे हैं। मुझे आपसे इसलिए पूछना क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थे। सियासतदान शीशे के घर में रहता है। अब आप देखिए ना कि मैं बता देता हूँ, सियासतदान शीशे के घर में रहता है, पकड़ा जाता है। सियासतदान पे नैब है। हाँ। नैब का इतलाक सिर्फ सियासतदान पे होता है। हाँ। सियासतदान हर 5 साल में एहतसाब में जाता है। सियासतदान अपनी ज़िंदगी का अक्सरियती हिस्सा बगैर इक़्तिदार के गुजारता है। वो करप्शन कर ही नहीं सकता। मैंने ये 32वां साल है मेरा सियासत में। मैंने इक़्तिदार 10 साल देखा है, जिसमें से मैं बराह रास्त इक़्तिदार में सिर्फ 5 साल रहा हूँ। मेरे पास इख्तियारात थे पब्लिक फंड्स के, मैं क्या करप्शन कर लूँ? बुरा एहतसाब आपने कर लिया ना। हम हर साल असासे जमा कराते हैं जो पब्लिक में के सामने जाते हैं, शाया होते हैं। मैं 35 साल के अपने असासे, अखराजात, आमदन, हर चीज़ दे चुका हूँ। और भी दे दें, जज भी दे दें, फौजी भी दे दें, ब्यूरोक्रेट भी दे दें, बिजनेसमैन भी दे दें, अवाम के सामने रख दें। आप जबरदस्त बात की कि सियासतदान सियासत में नहीं रहता तो फिर वो करप्शन कैसे नहीं, बड़ा इक़्तिदार कैसे करप्शन कैसे करेगा? इसी से रिलेटेड एक मेरा सवाल, शायद आपको बुरा भी लगे लेकिन पूछना जरूरी है। और सवाल ये है, इस सियासतदान सियासत में क्यों आता है जब उसको पता है कि उसने कमाना नहीं है? हर एक से पूछें। नहीं, हम तो आपसे इसलिए कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज जनरल क्वेश्चन। हर एक के अपने मुहर्रकात हैं। स्टैंडर्ड जवाब वो लोग खिदमत के लिए आते हैं। सियासत एक वॉलंटरी काम है। किसी ने मेरे सर पर पिस्तौल नहीं रखा कि जाओ यार सियासत करनी है। हम अपनी मर्जी के साथ अपने पैसे खर्च करके सियासत में हिस्सा लेते हैं। पैसा भी कुछ छोटा मोटा नहीं खर्च होता। पैसा खर्चा होता है, इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो अब क्यों आते हैं?
मैं कम से कम मैं इसलिए आता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस मुल्क ने तालीम दी, मौका दिया, तरबियत की, तो आज कुछ वापस देने का वक्त है। अगर 32 साल में सियासत में रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा है, मैंने तालीम भी हासिल की, मैंने काम भी किया। उन सब तजर्बात से मैं ये समझता हूँ कि मैं मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने में एक किरदार अदा कर सकता हूँ। मेरी ये मोटिवेशन। सर, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज की इस 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके ऊपर केसेस हैं, मामलात हैं, वो दूसरे अपनी जगह पर, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बट एक सवाल है मेरा, और बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि एक बंदा है जो अपने हल्के में नेशनल असेंबली की सीट से इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपये लगा कर आता है, करोड़ों रुपये, और उसके बाद वो 2.5 लाख रुपये महीना तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा था। 5 साल की टर्म पाकिस्तान की तारीख में कभी पूरी नहीं होती, एक आध दफ़ा हो भी गई है फ़र्ज़ किया, तो कितने कमा लेगा पूरे 5 साल में? ज़्यादा 90 लाख रुपए, वो 6 करोड़ रुपए लगा के या 10 करोड़ लगा के 90 लाख घाटे का सौदा तो कभी एक बिजनेसमैन ने नहीं किया सर, एक पॉलिटिशियन क्यों करेगा? मैंने कहा ये सौदा नहीं है ना, ये तो सारी बात है। हाँ। आप मुझे एक करप्ट सियासतदान दिखाएं, मैं आपको 10 सियासतदान दिखाऊंगा जो अपने कारोबार तबाह करके ज़मीनें बेच के सियासत करते हैं। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों करते हैं? जी क्यों? ये हर एक का, मैंने कहा, अपने मुहर्रकात हैं। कुछ मुकामी तौर पे इन्फ्लुएंस के लिए करते हैं, कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए, कोई एक रेड पासपोर्ट चाहिए जी, 10 चीजें चाहिए। नहीं, रेड पासपोर्ट में क्या होता है? हाँ। कुछ इलाके की अब इज्जत के लिए करते हैं, उनके खानदान सियासत में रहे उसके लिए आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी मुहर्रकात हों वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनकर सियासत में आते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नालायक से नालायक तरीन शख्स भी, लायक से लायक तरीन शख्स भी वहाँ बराबर होता है। हर एक की राय सुनी जाती है, उस राय को शामिल करके फैसले किए जाते हैं जो मुल्क के काम आते हैं। इसलिए हर एक की कंट्रीब्यूशन होती है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहूँगा कि अक्सरियत अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि अक्सरियत अच्छे लोग हैं, और जितने करप्ट लोग दूसरे शोबों में हैं शायद परसेंटेज वाइज उससे कम करप्ट लोग सियासत में। अब सब, लेकिन ये अलमिया तो यही है ना कि हमारे यहाँ लोग हर चीज़ का मनफी इस्तेमाल करना जानते हैं। कानून मनफी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, मोबाइल मनफी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, पोजीशन मनफी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। मतलब अब आप मेरे सामने पड़ा है, लाहौर में नैब ने छापा मारा जी, साबिक एक्साइज अफसर के घर से 33 करोड़ रुपए कैश में बरामद। एक एक्साइज अफसर की कितनी तनख्वाह है यार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं तो ये जुल्म नहीं है इसको उनके साथ? सब अफसरान की जो रिपोर्टें हैं वो शाया कर दें। हर एक अफसर पर खुफिया रिपोर्ट बनी होती है। अभी जो सीसीपीओ साहब हैं इनकी रिपोर्ट, उनकी ACR हम वो आप पढ़ लें। हाँ। ये एक ACR है, और भी रिपोर्टें होती है। मैं किसी शख्स की बात नहीं करता। सियासतदान वाहिद शख्स होता है जिसका हर 5 साल में इत्तेसाब होता है, पब्लिक में जाता है, लोग पूछते हैं तुमने काम क्या किया, उसके बाद वोट भी उसी बेस पे मिल रहा होता है। नहीं, पूछते हैं लोग। अगर करप्ट आदमी हो उसका एहतसाब भी अवाम ही करेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफियरेंस होती है जी, वहाँ फ़ायदा करप्ट आदमी उठाता है। करप्ट सियासतदान उस इंटरफियरेंस की प्रोडक्ट होता है कि जब आपको तो करप्ट लोग ही चाहिए होते ना जो आपकी बात सुनेंगे। इंटरफियरेंस इसीलिए की जाती है, अवाम की राय किसी नफ़ी की जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस ही, इस जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वही पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर करेगा। बट हाउ टू बेल द कैट सर? बेल द कैट हो जाएगी कैसे? अब आप अवाम की राय का एहतराम करें, अवाम की राय का एहतराम करें, करप्ट लोगों को मत सियासत में जगह दें। बात बड़ी सीधी है। मसला सारा ये है ना सर कि हुकूमतें बनते नहीं हैं, हंग पार्लियामेंट्स बनानी पड़ती हैं। अब किसी एक को सही से पावर मिलती नहीं है। तारीख में शायद 2 ही दफ़ा हुआ है, एक जरदारी साहब के दौर में, एक मियां साहब के दौर में, कि उनको सही मेजॉरिटी मिल गई। अवाम को मौका दे दें, अवाम इन सब चीज़ों का हल आपको दे देंगे। अवाम की राय का एहतराम करें। इसलिए वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो यही नारा है कि अवाम की राय का एहतराम करें, वहीं से मुल्क की बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान खुशाइंद है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। अमल दरामद होगा। सारी हुकूमतें अमल दरामद, देखें हुकूमत के पास पैसे हैं नहीं। हाँ।
ठीक है, अब आप पैसे कहाँ से लाएंगे, कर्जा लेंगे, या जो एक इंग्लैंड ने पैसे आपको दिए थे वो पैसे यहाँ इस्तेमाल होंगे, होने चाहिए। अगर वो कराची की ही ज़मीन है तो वहाँ पर होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब पॉलिटिकल यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करना है तो ये नाकाम हो जाएगा। अगर आप समझेंगे कि हमें कोई 2-4 वोट वहाँ से मिल जाएंगे, आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, गलत मंसूबे बनेंगे, करप्शन होगी, लोग पैसे खा जाएंगे, मंसूबे वहीं रह जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं। ये माजी में फिर बहुत से सबक हैं इन मामलात में। कॉस्ट एस्केलेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आज आप सही तरह पैसे खर्च करें, जो आप आज 1000 अरब की खर्चा कर सकते हैं, कल आप वो 4000 अरब में मंसूबे पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए ये बातें, और फिर जो सूबे का राइट है उसको आप सलब नहीं कर सकते, जो लोकल गवर्नमेंट का राइट है उसको आप सलब नहीं कर सकते। पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब आप वफाकी इदारे भेजकर कोशिश करेंगे कि वहाँ हमारा फ़ोटो लग जाए, हमारी तस्वीर लग जाए, तो वो काम नहीं चलता। मसाइल हल करना, कराची के मसाइल हल करने के जज्बे के साथ हल करें, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए मत करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब कहते हैं कि दोहरी शहरियत वाले उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना एक आम पाकिस्तानी है। उनकी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने जो रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया 1 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं ख्याल आइन नहीं पढ़ा, वो आइन कुछ और क्या। एक दौर में सबसे ज़्यादा मुखालफत करते थे ये दोहरी शहरियत की। नहीं, वो मुखालफत करें या ना करें, उसके हक में हो या ना हो, आइन बड़ा वाज़ेह है। क्या कहते हैं? आइन कहता है कि कैबिनेट की टेबल पर वो आदमी नहीं बैठेगा जो किसी और मुल्क का भी शहरी है। और ये तकरीबन पूरी दुनिया में मुरवजा तरीका है कि जिस आदमी की वफादारी किसी और मुल्क के साथ है या भी है, वो काबीना की टेबल पर इस मुल्क के फैसले नहीं कर सकता, चाहे वो SAPM की हैसियत से क्यों ना आया हो, क्योंकि उसने तो कैबिनेट में SAPM कैबिनेट टेबल पर नहीं बैठ सकता। वो स्पेशल असिस्टेंट है आपकी मदद करने के लिए। आप कैबिनेट में उसको बुला सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, वो कैबिनेट टेबल पर नहीं बैठ सकता, किसी डिवीजन को हेड नहीं कर सकता, हुकूमती फैसले नहीं कर सकता। यहाँ पर तो एक सब कुछ चल रहा है जी। देखिए, अगर जिस आदमी की वफादारी उस घर से नहीं है, वो उस घर के मालिक बन सकता है। राइट। जहांगीर तरीन साहब के मामलात जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, आपको लगता है पाकिस्तान आएंगे वापस? देखिए, जहांगीर तरीन साहब इस मुल्क के शहरी हैं, वो जो मर्जी करें, आए ना आए उनकी मर्जी है। हुकूमत NRO करती है, अक्सर तासुर ये है कि उनको NRO दिया गया, उनको भगाया गया यहाँ से। तासुर है या एक्चुअल में है? शुगर में देखिए, मैं जहांगीर तरीन साहब, मैं इनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से जी। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं तो हकाइक पर बात करूंगा। जहांगीर तरीन साहब को यहाँ होना चाहिए था और शुगर के मामलात में जवाबदेह होना चाहिए था, क्योंकि वो शुगर का एक बड़ा हिस्सा ओन करते हैं, और जो उनकी शुगर मिल्स हैं, जो शुगर जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, सबसे एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, इस सारे प्रोसेस को जानते हैं। तो आपको लगता है गवर्नमेंट ने उन्हें NRO दिया? इसका हल भी वो दे सकते हैं, इसका हल भी वही दे सकते हैं जो इस काम को जानता है। बिजनेस है। अगर वही ये बता सकते हैं कि 53 रुपए की चीनी आज 110 क्यों बिक रही है, इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब दे सकते हैं। उनकी गलती ये है कि जिस दौरान ये शुगर का मामला हो रहा था, वो काबीना के टेबल पर बैठते थे, वो अरबाब इक़्तिदार के बहुत करीब थे, वो फैसलों पर असरअंदाज होते थे। यहाँ से मामला ख़राब होता है कि जब मुल्क में चीनी थी नहीं, एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई, उसके असरात क्या हुए, उन असरात को ज़ायल करने की कोशिश क्यों ना की गई। ये सवाल हैं जिनके जवाब 347 सफ़े की कमीशन रिपोर्ट में नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप साबिक वज़ीर आज़म, आप एक कदावर सियासतदान, आप एक अरसे से सियासत में हैं, बिज़नेस भी आप रन करते हैं, टाइकॉन हैं बिज़नेस के। सवाल आपसे बनता है, इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये डगर पे चल नहीं पाता? मैं आपको बता चुका हूँ, करप्शन है या वोट को इज्जत दो? अवाम की इज्जत का एहतराम, अवाम की राय का एहतराम, वोट को इज्जत दो। तो वोट को यहाँ तो करप्शन होती है ना, मतलब सारा ये करप्शन नहीं होती। आपने कभी दी है? आप एक दफ़ा दे के देख लें। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जितने करप्ट लोग इस दफ़ा पार्लियामान में आए हैं, शायद तारीख में नहीं आए इस इलेक्शन के नतीजे में। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। कौन कौन? मैं देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके पता कर लेना।
342 मेंबर है ना, जी। इनका पता कर लें इनके पास असासे क्या है, ये टैक्स क्या देते हैं। उनमें से कुछ आपकी पार्टी में भी होंगे? हर पार्टी में होंगे, हर पार्टी मैं कह रहा हूँ ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। जी बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव। 342 मेंबर हैं, 108 सेनेट में, कितने हो गए ये? 500, 440, 450, 450 लोग हैं। लेकिन ठीक है, एक सदर साहब है, 451 हो गए। बात ये ना, फिर जब बात एहतसाब की आती है तो फिर हर बंदे को अपने अपने बेनिफिट्स नजर आना चाहिए। मतलब पीटीआई वालों को अपने, पीएमएलएन वालों को अपने। मैं एहतसाब की बात ही नहीं कर रहा। इन लोगों से पूछें, 451 लोगों से, कि आपके एहसासे माजी में क्या थे, आज क्या है। वेरी वैलिड, ठीक है। फिर आप इसे पूछें आप टैक्स कितना अदा करते हैं। फिर से पूछें कि आपके घर के बिजली के बिल दिखाते हैं। वहाँ से बात सारी यहाँ हो जाएगी। एक बात वो तारीफ़ मुझे करनी है, वो ये है कि मैं आपके सारे असरजात देख रहा था, आपकी सारी डिटेल्स देख रहा था। पाकिस्तान में सियासतदानों में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स पे कर रहा है तो यू आर वन ऑफ देम। नहीं, मैं देखिए, मैं जो मेरे हिस्से टैक्स बनता है मैं पे करता हूँ। मैं देख रहा जब ज्यादा बना ज्यादा दिया, जब कम था तो कम दिया है। जी, मैं पिछले 15 साल की आपकी मैंने हिस्ट्री देखी, मैं मुसलसल ये देखे जा रहा हूँ माशाल्लाह। सबसे ज्यादा यहाँ हुबुल वतनी के दावे में टैक्स देना चॉइस नहीं होती, टैक्स देना जिम्मेदारी, लायबिलिटी है, वो देना है। अगर आप खर्चे कर रहे हैं तो आपकी आमदन भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वरना आप करप्ट हैं। वहीं से करप्शन का बात सामने आती है। वही मेन पॉइंट है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वहीं से आपको करप्शन पता लग जाएगी। राइट। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। जमील फारूकी को शो से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।